अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे, पिछले वाले लेक्चर में हमने अप्रोचेस पढ़े थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। अब इकोसिस्टम क्या था? इंटरेक्शन बिटवीन अ कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। कोई भी कम्युनिटीज़ जो मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं, उनका इंटरेक्शन और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टेंसले इन 1935। अकॉर्डिंग टू हिम एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ कम्युनिटी। ये याद कर लें, इकोसिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी है, which shows relationship between the flow of energy and cycling of matter and between biotic and abiotic components। जो कौन सा रिलेशनशिप शो करती है? हमारे पास जो कौन सा रिलेशनशिप शो करती है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी का और साइकिलिंग ऑफ मैटर में, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों। थस वर्ल्ड एंड इट्स हैबिटेट कंस्टिट्यूट एन इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। इट मे बी सो स्मॉल एज द बॉटल कंसिस्टिंग ऑफ सम अलगाई एंड प्रोटोजोन। ये इतना छोटा हो सकता है जैसे एक बॉटल हो जिसमें कुछ अलगाई एंड प्रोटोजोन्स हो, लेकिन इतना बड़ा हो सकता है जैसे पूरी अर्थ उसमें आ जाए। Therefore, an ecosystem is a basic functional unit with no limits or boundaries, and its biotic and abiotic components interact with each other to maintain life on Earth। इसलिए इकोसिस्टम की कोई भी लिमिट नहीं है, ये बड़ा भी बहुत हो सकता है और छोटा भी बहुत हो सकता है, इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशनशिप्स। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। The ecosystem consists of two types of components. They are non-living or abiotic, living or biotic components। अब abiotic components कौन सी हैं? Abiotic components of an ecosystem include everything except life। abiotic components कौन से component हैं? non-living components, जो सब include करते हैं except life, जिंदगी के अलावा सब इसमें आ जाती हैं चीज़ें which surrounds an individual and is not associated directly with the presence of other organism। जो एक लाइफ जो कि इसमें एक्सक्लूड है, वो एक इंडिविजुअल को सराउंड करती है एंड वो एसोसिएट नहीं करती प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, वो उससे रिलेट नहीं करते। These components are broadly of two types, material and energy। The material may be inorganic and organic substance like carbon, nitrogen, water, mineral salts, proteins and carbohydrates। अब हमने दो में डिवाइड कर दिया कंपोनेंट्स को। अब हम एबायोटिक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने दो में डिवाइड कर दिया, मटेरियल एंड एनर्जी। मटेरियल्स में हम इनऑर्गेनिक भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये सब आ गए इसमें, कार्बन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वाइल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट विच कम्स फ्रॉम सनलाइट एंड बाय ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से, और केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। द मटीरियल रिमेन इन कंटिन्यूस साइक्लिंग, दे एंटर इन टू अ लिविंग system and after death and decay again return to a soil or atmosphere। अब रिसाइकलिंग कैसे होती है? ये कंपोनेंट्स लिविंग सिस्टम में आते हैं, फिर जब डेथ हो जाती है, फिर ये सॉइल के साथ मर्ज होके फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं। इन दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल और हैंस दी साइकिल आल्सो कॉल्ड एज बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इनमें ह्यूमन का बहुत रोल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत रोल है, इसलिए हम इन साइकिल्स को कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग फैक्टर्स ही कंट्रोल करेंगे। अबायोटिक फैक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, क्लाइमेट फैक्टर, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर एंड एडेफिक फैक्टर। हमने पढ़े कि हम इनको तीन फैक्टर्स हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेंगे। वो कौन से? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर एंड एडेफिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर, द क्लाइमेट ऑफ एनी जियोग्राफिक रीजन डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट एरिया आर लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर। हम क्लाइमेट फैक्टर में क्या पढ़ेंगे? वो सारे जियोग्राफिक रीजन जो कि वेदर पे डिपेंड करते हैं, उस एरिया का लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, एयर, ETC।
अब लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी एंड इज एसेंशियल फॉर ऑल ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन प्लांट्स। लाइट हमारे पास रेडिएंट एनर्जी है जो कि ऑल प्लांट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी है, और वो एनिमल्स जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनके लिए नेसेसरी है, क्योंकि वो सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो फुलफिल हो सकता है। However, only 3% of total sunlight which falls on the earth is utilized by plant. Only 3% plant utilize करते हैं sunlight को. The light effect in 3 ways: light intensity, its duration and quality. आप फिजिक्स में भी ये पढ़े होंगे कि लाइट की हम कैटेगरीज में कैसे लाइट हमें अफेक्ट करती है। 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ है: इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी। अब लाइट इंटेंसिटी क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट सीजन, लेटीट्यूड्स एंड टाइम ऑफ द डे। ये किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट सीजन, कौन सा सीजन है, लेटीट्यूड्स एंड टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे हम देख रहे हैं सनलाइट कितनी। आपने देखा होगा कोई कहता है अभी धूप यार बहुत तेज़ है, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी हुई होती है। In plants, the development of chlorophyll is depend upon it, while intense light may destroy it. क्लोरोफिल की जो होती है सिंथेसिस वो इस पे डिपेंड करती है। क्लोरोफिल आप पढ़ेंगे प्लांट में होता है जो कि ग्रीन कलर का जिम्मेदार होता है, वो इस लाइट पे डिपेंड करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सिमिलरली प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एंड शेड इनटू हेलियोफाइट्स एंड स्कियोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। अब हमने इसी लाइट के बेसिस पे हमने प्लांट्स को 2 में डिवाइड कर दिया, मींस लाइट को एक होते हैं हेलियोफाइट्स एंड एक होते हैं स्कियोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। द डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन एनिमल्स, opening and closing of stomata, permeability of cell membrane, height and surface area etc also depend on light. आपको पता है, आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा लाइट पे जब हो जाती हैं लाइट तो बंद हो जाते हैं और रात में वो खुल जाते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो वो होते हैं, वो स्टोमेटा हो या परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो, ये सब भी लाइट पे डिपेंड करते हैं। अब लाइट की ड्यूरेशन क्या है? द लाइट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड आल्सो हैज़ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट लाइफ। एग्जाम्पल फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ग्रोथ, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी ETC। इन सब फैक्टर्स को ये रिलेट करती है। इन एनिमल्स मेनी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ अकर एट रेगुलर इंटरवल एंड इज रेफर्ड एज बायोलॉजिकल रिदम्स। रिदम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल, हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी या एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक्टिविटी एक इंटरवल से चल रही होती है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। जैसे हम कार्डियक रिदम पढ़ते हैं कि हर हार्ट अपने ही साइकिल, अपने ही ड्यूरेशन पे पंप करती है, हार्ट ब्लड भेजती है, वो सब उसका क्या है? रिदम। These rhythmic activities are regulated by a photoperiod, courtship, display, nesting behavior in the spring and migration of certain groups of bird in autumn। ये rhythmic activities हम रेगुलेट कर सकते हैं फोटो पीरियड्स में। वो जैसे हम एग्जाम्पल देखें, नेस्टिंग बिहेवियर, ये सब एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं लाइट की क्वालिटी क्या है। The visible light is a small part of electromagnetic spectrum which ranges from 400 to 700 millimicron and consists of 7 colors। विजिबल लाइट की रेंज क्या है हमारे पास स्पेक्ट्रम में? स्पेक्ट्रम क्या है? जो कि जिसमें हम बहुत सारी लाइट के UV रेज हैं, एक्स रेज हैं, उनका रेंज चेक करते हैं। इसमें विजिबल लाइट की रेंज क्या है? 400 to 700 मिली माइक्रोन और 7 कलर्स पे ये मुश्तमिल है। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ओनली रेड एंड ब्लू कलर टू यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन आर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय ओजोन लेयर which form a capsule around earth and these radiation are lethal for lower organism and also cause destruction, skin cancer and sunburn in human beings। अब जो क्लोरोफिल था वो खाली रेड एंड ब्लू कलर्स को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं। अब अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो बेक हो जाती हैं, एब्जॉर्ब बेक्ड हो जाती हैं ओजोन लेयर से, जो कि हमें ओजोन लेयर आपको पता है सन रेज से, डायरेक्ट सन रेज से हमें बचा रही होती है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए ये हानिकारक हो सकती है, उनसे जान भी चली जाती है या किसी स्किन कैंसर को भी वो काज कर सकती है। अब हम आते हैं टेम्परेचर क्या है। The range of temperature favoring biochemical process is narrow. Its main source is radiant energy of the sun.
In biosphere, life mainly exists in a range of 0 to 50 degrees C. The temperature below freezing point damages and kills the living cell, and similar is the case with high temperature while protoplasm is denature. अब रेंज की भी अपनी कोई लिमिट होती है इस पे, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत कम चली जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी होती है 0 डिग्री सी, अगर वो टेम्परेचर उससे कम हो जाए तो हमारे लिविंग सेल डैमेज हो सकते हैं, अगर वो हाई टेम्परेचर हो जाए तब भी हमारा प्रोटोप्लाज्म डीनेचर हो सकता है। अब वाटर क्या है? वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ वाटर। हम वेजिटेशन जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका प्रोपोर्शन हम वाटर से उनका हम रिलेशन बना सकते हैं कि कितना वाटर उनको देना चाहिए, डायरेक्टली रिलेशन बनाते हैं। और वाटर जो हमारा है, आपको पता है कि 1/3 ऑफ द यूनिवर्स में वाटर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें किस चीज़ में पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इट इज़ अबंडेंट इन aquatic while limiting factors in terrestrial ecosystem। ये aquatic एरियाज़ में बहुत पाया जाता है लेकिन लिमिटेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। It act as solvent for various nutrients, maintain turgidity of the cell, act as raw material of photosynthesis and takes place in various metabolic reaction। ये बहुत रिएक्शंस में काम आता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, सेल की टर्जिडिटी भी मेंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी हमें हेल्प करता है। The precipitation rainfall is a main source of water for terrestrial ecosystem. Plants absorb it from soil. However, its availability is related to many factors like rapid drainage, nature of soil, and kind of vegetation. In nature, continuous cycling of water also take place. It is called hydrological cycle. अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? आपको पता है, आपने पढ़े होंगे कि बादल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल होना, ये सॉइल से ही पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है। मीन्स हमारे ज़मीन से ही पानी गया, हमें मिला। इस पूरी साइकिल को हम कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर एंड विंड क्या है। अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर्स जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे। द मेजर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। द गैसियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद biogeochemical cycles. They are a vital importance for respiration, photosynthesis and protein synthesis। अब हमारे पास जो बायोस्फीयर है जो मोस्टली कंसिस्ट होता है एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर बनाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब आ जाती हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक के इस साइकिल को हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो मीन्स लाइफ से, जियोकेमिकल मीन्स जियोग्राफी से। अब इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये रेस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे लिए हेल्पफुल है। विंड ब्रिंग्स अबाउट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस, द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड सीड। आपने पढ़े होंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्पोर्स मूव करते हैं थ्रू विंड ताकि वो फर्टिलाइज करें, ऐसे ना पहले डाई कर जाएं, तो वो विंड का भी सहारा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेकिंग एंड ब्रांचेस, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इन सब प्रोसेसेस में एटमॉस्फेयर विंड का बहुत रोल है। ये इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती हैं। all depend upon wind velocity. The wind also influence migration of flying animals and restrict timber line of high altitude. विंड क्या करती है, बहुत सारे फ्लाइंग एनिमल्स को फैसिलिटेट करती है और टिम्बर जो लाइन होती है हाई एल्टीट्यूड में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनको हम कहते हैं टिम्बर लाइन, उनको ये रेस्ट्रिक्ट करवाती है. It is due to this fact that plant growing in exposed areas develop very strong root and shoot system. उनकी ये क्यों होता है, क्योंकि जो एरियाज एक्सपोज होती हैं उन पे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उनकी वेरी रूट एंड शूट होती है, मीन्स उनका बहुत मजबूत सिस्टम होता है. विंड जनरली मूव्स फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, वो पोल्स टू इक्वेटर मूव करती है. विंड की डायरेक्शन बता रहे हैं कि कैसे वो मूव करती है, पोल्स टू इक्वेटर. The atmospheric pressure decreases to high altitudes and therefore availability of oxygen is also reduced. एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो वो हाई एल्टीट्यूड पे रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है. आपने सुना होगा कि जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ऊपर जैसे ही जाते हैं
वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन कम है। थस इट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स एट हाई एल्टीट्यूड। द रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो लोअर्स डाउन द डेंसिटी ऑफ एयर to contain moisture, hence increased rate of transpiration, because in nature this effect is neutralized due to low temperature at high altitudes। इसीलिए वहाँ पे जो एनिमल्स की है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट हुई है, क्योंकि लो ऑक्सीजन कंडीशन है एंड लो टेम्परेचर है एंड प्रेशर भी वहाँ पे रिड्यूस होता है। अगर ये जो ट्रांसपायरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, अगर ये वहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाए, गर्मी ना हो इतनी, हाई टेम्परेचर होगा तो पानी ज़्यादा निकल जाएगा, इसीलिए वो न्यूट्रलाइज हो सकता है अगर वहाँ पे लो टेम्परेचर हो, वरना ट्रांसपायरेशन होती रहेगी और वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और ऑक्सीजन की भी कमी है। अब हम आते हैं फायर क्या है। इन्होंने ये डायग्राम दिखाई हुई है कि विंड ऑफ इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी कैसे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही होती है। फायर क्या है? फायर में बी काज्ड बाय लाइटनिंग, volcanic activity, mutual friction between trees such as bamboos and mostly by men। फायर हम लाइटनिंग से काज कर सकते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ट्रीज में भी हो सकती है एंड मेन भी काज करवा सकता है। द फायर ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंज इन एन इकोसिस्टम विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन सेंचुरीज। फायर जो होता है एक सडन चेंज ला सकता है इकोसिस्टम में। इट रिसाइकल्स वेरियस न्यूट्रेंट एंड थस न्यू ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड। ये बहुत इस न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करवाती है और ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करवा देती है। ये ग्रोथ न्यू जो ग्रोथ होनी है जिस जगह पे, अगर वहाँ पे फायर लग जाए तो वहाँ पे ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। Fire also brings about changes in environmental factors like light, rainfall, pH and nutrients. The fire also favors growth of some fungi, mostly ascomycetes, and thus these fungi are called pyrophilous fungi। ये बहुत फंजाई मीन्स जो फायर जो होती है वो बहुत फैक्टर्स को फेवर करती है, उसमें से आ गई ये लाइट, रेनफॉल और ये मोस्टली किसी की ग्रोथ को भी प्रोमोट कर रही होती है। वो एस्कोमाइसीड्स, वो फंजाई जो एस्कोमाइसीड्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रोमोट कर रही होती है, इसीलिए इस फंजाई को हम कहते हैं पायरोफिलस फंजाई। मैन मेड फायर्स आर डेलिबरेटली एंड दे आर सेट मेनली टू क्लियर ग्राउंड फॉर एग्रीकल्चर। जो लोग आग लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जो फॉरेस्ट का एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है, उसे ख़त्म कर दें। इट इज़ आल्सो डन टू इम्प्रूव कंडीशन फॉर हंटिंग और प्रोमोट ग्रासेस विच आर अट्रैक्टिव फॉर गेम एनिमल्स टू मेक ट्रेवल ईजियर बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड्स etc। ये इसलिए करते हैं ताकि हंटिंग का उनके लिए ईजी हो जाए, और वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो रोड फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वो ईजीली हो सकती है। आपने सुना भी होगा कि आजकल मोस्टली फॉरेस्ट को जलाया जा रहा है और उनका हाउसिंग स्कीम, रोड कंस्ट्रक्शन में उनका बहुत यूज़ हो रहा है। बट दिस डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम, इसी वजह से नेचुरल इकोसिस्टम तबाह होता जा रहा है। अब ट्रोपोग्राफिक फैक्टर क्या है? The earth's surface is not similar throughout but it shows differences। The study of surface structure is termed as topography। जो हम सरफेस की कंडीशंस की स्टडी करेंगे, उसकी टेक्सचर की स्टडी करेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रोपोग्राफी, और जो भी फैक्टर्स होंगे उसको हम कहेंगे ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स। द ट्रोपोग्राफिक हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इसका बहुत असर है कि ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है। देयर आर 3 मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रोपोग्राफी ऑफ अर्थ: अल्टीट्यूड, स्लोप एंड एक्सपोजर। उसमें हम 3 फैक्टर्स देखेंगे जो कि अर्थ की ट्रोपोग्राफी को, एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ की ट्रोपोग्राफी को अफेक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड क्या है? Higher altitude are associated with low temperature and atmosphere and atmospheric pressure, higher rain, radiation and increased wind velocity। जो हायर अल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे मैंने बताया कि लो टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो रहा होता है, हायर रेन होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है एंड थस वेजिटेशन एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अगर हम वेजिटेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे तो वो एक अल्टीट्यूड से दूसरे अल्टीट्यूड में डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का, हाई रेन का, विंड वेलोसिटी का, वो सब का वहाँ पे चेंज होता है। स्लोप क्या है? The steepness of slope affect the amount of radiation falling on them। अब
अब ये स्टीपनेस ऑफ स्लोप क्या है, हमने कहीं भी आपने देखा होगा चाड़ी जिसे हम कहते हैं स्लोप, जहाँ पे भी अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे स्लोप बना हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो रेडिएशन फॉल कर रही होंगी वहाँ पे उसका इफेक्ट होगा। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथ फेसिंग स्लोप रिसीव मोर सनलाइट देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप, थस द नॉर्थर्न स्लोप आर कूलर देन साउथ। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ जो है फेसिंग स्लोप जो होते हैं वो मोर सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो मोर सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और जो नॉर्थ होते हैं वो कम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, थस द नॉर्थर्न स्लोप्स आर कूलर देन साउथ। वो मोस्ट सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसीलिए वो कूल होते हैं देन नॉर्थ। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ टू साइड डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, जैसे हमने अल्टीट्यूड में पढ़ा वहाँ पे भी वेजिटेशन एक अल्टीट्यूड से दूसरे अल्टीट्यूड पे चेंज होती है, सेम एज यहाँ पे भी स्लोप में भी टेम्परेचर की वजह से वेजिटेशन टू साइड्स की डिफरेंट हो जाती है। स्टीप स्लोप्स are also unable to retain much water due to faster drainage and hence it affect the vegetation। जो प्लांट्स स्टीप स्लोप पे होते हैं, ऊपर होते हैं, वहाँ पे पानी इतना रुकता ही नहीं है, इसीलिए उसका वहाँ पे भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है, इसीलिए वहाँ पे वेजिटेशन को भी इफ़ेक्ट होगा। इफ़ स्लोप्स आर मच मोर स्टीप द जीरोफाइटिक प्लांट्स ग्रो ऑन देम, सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ इरोजन इज आल्सो मोर ऑन स्टीप एंड बैरन स्लोप्स। अगर स्लोप मोर स्टीप है तो वहाँ पे ऐसे कोई प्लांट्स नहीं हो सकते वेजिटेट, क्योंकि वहाँ पे ना टेम्परेचर की सहूलत है, ना मीन्स ना कि सनलाइट इतनी होती है और ना पानी, तो वहाँ पे सिर्फ जीरोफाइटी प्लांट्स हो सकते हैं प्रोड्यूस। एक्सपोजर क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विंड डेवलप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एज कम्पेयर टू अल्टीट्यूड्स विच आर नॉट एक्सपोज और लेस एक्सपोज टू सन एंड विंड। वो अल्टीट्यूड्स जहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है और वहाँ क्या होता है, वो अल्टीट्यूड्स जहाँ पे सन का एक्सपोजर कम होता है और विंड का, वहाँ पे एक और ही तरह की वेजिटेशन होती है, और ही प्लांट्स वहाँ पे पैदा हो जाते हैं बजाय उस जगह से जहाँ पे सन की एक्सपोजर होती है, ठीक है, या लेस एक्सपोजर होती है। बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस एंड थस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचेस टू वेजिटेशन। वहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाती है इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। सिमिलरली सच एरियाज हैव मोर एनिमल्स एज कम्पेयर टू एरियाज विथ लेस एक्सपोजर। वो एरियाज जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा होता है वहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स पाए जाते हैं बजाय उस एरियाज के जहाँ पे कम एक्सपोजर होता है। अब क्या है एडेफिक फैक्टर्स। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे, 3 पढ़े थे, अल्टीट्यूड, स्लोप्स और एक्सपोजर। इन 3 का हमने इफ़ेक्ट देखा वेजिटेशन पे। जो प्लांट्स स्लोप पे होंगे उनको बहुत ही नुकसान होगा क्योंकि टेम्परेचर, सनलाइट एंड वाटर की वजह से। अल्टीट्यूड में भी देखें, एक अल्टीट्यूड दूसरे अल्टीट्यूड की वेजिटेशन उनकी बहुत अलग है, सेम एज एक्सपोजर। जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर है वहाँ पे एनिमल्स पाए जाएंगे और जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, वो वहाँ पे वेजिटेशन का भी फ़र्क होगा। अब हम आते हैं लास्ट हमारा फैक्टर बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, वो है एडिफिक फैक्टर। फैक्टर pertaining to condition and composition of soil are termed as एडिफिक फैक्टर। वो फैक्टर्स जो कि सॉइल की कंडीशन और कंपोजिशन में इस्तेमाल होते हैं, वो कंपोजिशन बना रहे होते हैं सॉइल की, ज़मीन की, उसको हम कहते हैं एडिफिक फैक्टर। मीन्स एडिफिक फैक्टर इज रिलेटेड टू सॉइल while the scientific study of soil is called pedology। ये याद कर लें, ये वर्ड्स आते हैं टेस्ट में, आपने पास पेपर में भी देखे होंगे कि scientific study of soil is known as pedology। soil is a link between living and non-living components of terrestrial ecosystem। soil ऐसा लिंक है टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए, वो दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का लिंक बनाती है। It is a layer of material overlying the rocks on earth crust। The formation of soil depend upon 2 processes, namely weathering or breakdown of bigger rocks into fine smaller particles and decomposition, which is the breakdown of large biomolecules into smaller। The soil development is called pedogenesis। अगर यहाँ पे pedogenesis means formation, अगर लोगी आ जाए means study, genesis आ जाए means formation, pedo means soil। अब ये डिपेंड करती है वेदरिंग पर और डीकम्पोजिशन पर। वेदरिंग क्या है, जिसमें बिगर रॉक्स इनटू फाइन रॉक्स में मींस डिवाइड हो रहे हैं,
बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, जो कि मीन्स सॉइल को डेवलप कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस, और पेडोजेनेसिस की स्टडी को हम कहेंगे पेडोलॉजी। तक हमने अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे। वो कौन से थे? क्लाइमेटिक, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड एडेरिफिक फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, लिविंग थिंग के कंपोनेंट्स कौन से हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are living things which are on tropic means basis, trop means nourishment, and further classified into two types, autotrophs and heterotrophs। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो कि लिविंग थिंग्स के कंपोनेंट्स हैं, और उनको ट्रॉफिक मीन्स, ट्रॉफ मीन्स नॉरिशमेंट के, उनके मोड ऑफ फूड के बेसिस पे हमने उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑटोट्रॉफ, एक हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन से हैं? जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। सेल्फ नॉरिशिंग एनिमल्स या प्लांट्स आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ, एंड जो डिपेंड कर रहे होते हैं उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। वो क्या करते हैं? आर दोज पजेज क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड तैयार कर सकते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ कौन से हैं? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ मीन्स नॉरिशिंग, डिपेंड फॉर देयर नॉरिशमेंट ऑन अदर organisms, animals, fungi and most of the bacteria are heterotroph and they derive their food directly or indirectly from the food prepared by green plants। हम भी हेटेरोट्रॉफ है क्योंकि हम अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हमें तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो हम डिपेंड करते हैं ना, ये इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। जैसे हम हो गए फंजाई एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्टली हो, वो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इट्स कंपोजिशन, हम फूड की प्रोडक्शन और उसको कंज्यूम करना, इसके बेसिस पे हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन से एक फूड की प्रोडक्शन और कंपोजिशन के बेसिस पे हमने उनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, डीकम्पोजर्स वो जो कि तोड़ते हैं। अब प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? द प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर कौन से? मेनली ग्रीन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये एक्वेटिक मीन्स जहाँ पे पानी होता है और लैंड इकोसिस्टम दोनों में मौजूद होते हैं। द सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स। Phyto means plants and plankton means floating on other hydrophobic plants in aquatic habitat। ये जो सनलाइट होती है इनको फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं? ट्रैप कर देते हैं, और या तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं ये सनलाइट को ट्रैप कर देते हैं। The chlorophyll containing organism convert carbon dioxide and water into energy rich carbohydrate by a process called photosynthesis। ये ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? उनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis। Beside carbohydrate, plants also prepare protein and other chemical substance, and for this purpose they also absorb various nutrient of abiotic components। वो ज़रूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही बनाए, वो प्रोटीन भी बनाते हैं, इसी वजह से वो दूसरे वेरियस कंपोनेंट जो न्यूट्रिशन में हेल्प होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। द ऑटोट्रॉफ में भी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और अ गैंट 100 मीटर टाल रेडवुड ट्री, या तो वो सिंगल बैक्टीरिया भी हो सकता है या बड़े बड़े दरख्त भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि छोटा है तो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, बड़ा है तो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। जिसके पास क्लोरोफिल हो और वो अपने सलाहियत रखता हो, वो सारे उसके पास न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स मौजूद हों जिसकी हेल्प से वो खुद अपना फूड तैयार कर सके। अब कंज्यूमर क्या है? वो कैटेगरी जो फूड जो प्रोड्यूस हुआ है उनको कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूमर क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है विच आर मेनली एनिमल्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेंस गेट प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स की फॉर्म में वो
लेते हैं फूड। ऑन द मोड्स ऑफ देयर फीडिंग कंज्यूमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उनके मोड ऑफ फीडिंग पे, उनका मोड कौन सा है फीडिंग पे का, इसीलिए हमने कंज्यूमर को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से? द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। ये क्लासिफिकेशन हर्बीवोर्स के नेम से, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स इनके नेम से भी याद करें, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस कैटेगरी में आएगा इससे भी याद करें। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं? मोस्टली हर्बीवोर्स हैं। दे फीड ओनली ऑन प्लांट्स। हर्बीवोर्स कौन से हैं? जो कि सिर्फ प्लांट्स पे अपना फूड मीन्स फूड पे जो उनका है मोस्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है। द इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड लीफ होपर, वाइल एनिमल्स सच एज गोट, शीप, काव, रैबिट, माइस and deer which specifically feed on plants belong to this class of consumer in a terrestrial ecosystem. Zooplanktons, zoo means animals, planktons mean crustaceans and herbivorous fishes of an aquatic habitat also belong to this class of consumer. Herbivores के ये example है, कौन से animals आ जाते हैं, कौन से insects आ जाते हैं या कौन से fishes, ये इसमें given है। ये सब जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं? दे आर कार्निवोर्स एनिमल्स विच फीड अपॉन हर्बीवोर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स खा रहा था, कार्निवोर्स क्या करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही खा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या कार्निवोर्स हैं। सच एज फ्रॉग ईट ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर था, फ्रॉग उसे खा जाता है, इसीलिए फ्रॉग हमारे पास है कार्निवोरस। फिश ईट हर्बीवोर फिश। हाउएवर सम ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर आर ओमनीवोरस होते हैं, कुछ दे फीड अपॉन मिक्स डाइट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ओमनीवोरस हैं क्योंकि हम प्लांट्स भी खा रहे होते हैं और एनिमल्स भी खा रहे होते हैं। ओमनीवोरस कौन से हो गए? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स बोथ खाते हैं। अब हम आते हैं टर्शरी कंज्यूमर कौन से हैं? इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम दे आर सिंपली प्रीडेटर एनिमल्स विच गेट देयर फूड बाय प्रेइंग अदर एनिमल्स। इकोसिस्टम में वो एनिमल्स जो कि शिकार करके अपना फूड लेते हैं, प्रे मीन्स शिकार करना, उसको हम कहते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। These animals in turn they not eaten or killed by other animals, however after the death their bodies are decomposed by microorganisms. ये जो एनिमल्स होते हैं इनको कोई नहीं खाता, बल्कि भली वो मर क्यों नहीं जाए, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो डीकम्पोज हो जाती है उनकी बॉडी। आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? फंजाई और बैक्टीरिया, जो कि हमारे डीकम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। द प्रीडेटरी एनिमल्स आर ईगल्स, टाइगर्स एंड लॉयर्स। ये हमारे पास कौन से प्रीडेटरी एनिमल्स है जो कि शिकार करते हैं। डीकम्पोजर्स कौन से हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक सेप्रोट्रॉफ्स, मोस्टली फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे फुलफिल देयर नीड ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीकम्पोजर्स कौन से हमारे पास? जिनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो कि अपनी नीड ऑफ एनर्जी कैसे पूरी करते हैं? जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म से वो एनर्जी ले रहे होते हैं। द माइक्रोब्स डीकम्पोज ऑर्गेनिक मीडिया एंड यूटिलाइज सम ऑफ देम while rest is released in environment and are made available for consumption of producer। कुछ क्या करते हैं? मीडिया, जो हमारा गंद किचरा होता है उनको डीकम्पोज कर रहे होते हैं, कुछ फ्रीली छोड़ दिए जाते हैं एनवायरनमेंट में ताकि वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर सके। देयरफॉर द डीकम्पोजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल। इसीलिए डीकम्पोजर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल। रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल हो गया, कैसे होता है? दो थे कंपोनेंट्स जिस पे एक इकोसिस्टम बेस कर रहा था, कौन सा? एक फ्लो ऑफ एनर्जी, इसका फ्लो, एंड दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ये हमने पढ़ दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।